जूही थी तो आम लड़की, लेकिन उसे खाने का बहुत शौक था। और खाने में भी फ्राइड राइस का इतना शौक था कि जो भी रूही को जानता था उसे ये बात जरूर पता थी कि रूही को फ्राइड राइस किस हद तक पसंद है। जूही को फ्राइड राइस की वजह से काफी कुछ सुनने को भी मिलता था, लेकिन उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि जूही के लिए फ्राइड राइस सब कुछ थे। फ्राइड राइस से ही तो जूही के चेहरे पर मुस्कान आती थी। एक रोज रात के समय जूही की माँ राधा उसे खाने के लिए आवाज देते हुए बोलती है, तेरे पढ़ने का ड्रामा हो गया हो तो अगर खाना खा ले। पास तो तू वैसे भी नहीं होने से रही, इसीलिए कम से कम खाना तो खा ले। जूही कमरे से बाहर आकर अपनी माँ से बोलती है, देखो माँ, ताना तो मारने की जरूरत है नहीं। इस साल मैं आपको पास होकर ही दिखाऊंगी। यही बात तू 2 सालों से बोलती आ रही है, पर तुझसे आज तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक है माँ, अब कुछ खाने के लिए भी दोगी या ताने से ही पेट भरोगी मेरा? ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि आपने खाने में बनाया क्या है? वही जो तुझे पसंद है, फ्राइड राइस। क्या बात है माँ, आपने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। कभी ये बात हमें भी तो बोलने का मौका दे दे कि आज दिल खुश कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? अब तक आगे नहीं बढ़ पा रही है। तेरे साथ की लड़कियां जिनकी शादी भी हो गई है। माँ, शादी का क्या है? अगर मैं इस साल भी फेल हो गई तो वैसे भी मेरी आप शादी करवा ही दोगे। कितनी बेशर्म है तू, खुद से ही बोल रही है कि इस साल भी फेल हो जाऊंगी। नहीं माँ, मैं कहाँ बोल रही हूँ इस साल मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, खाना दे दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। बस ऐसे ही खाने के बारे में तू जितना सोच लेती है ना, अगर तू अपने भविष्य के बारे में सोच लेती तो आज कहाँ से कहाँ होती। मेरी ही गलती थी जब मैंने तुझे इतनी छूट दी। माँ, अब तो गलती सुधारने का भी मौका नहीं है, अब जो है उसे ही अपनाना पड़ेगा। वैसे तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया है, लेकिन बस आप अपनी एक कड़वी बातें ना मुझे मत बोला करो। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन जूही की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। उसको खाने में हर टाइम फ्राइड राइस ही चाहिए होते थे, और ना मिलने पर वो बाहर से ऑर्डर कर लेती थी। ऐसे ही एक दिन राधा रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर आकर जूही बोलती है, माँ, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना आज आपकी किचन में मदद करवा दूँ। मुझे भी तो कुछ बनाना आना चाहिए ना, वरना जैसे यहाँ आप ताने मारती हो वहाँ सास ताने मारेगी। क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है जो तू आई है मेरी मदद करवाने? क्या माँ, काम करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। ठीक है, फिर मैं जा ही रही हूँ, बनाओ अकेले ही। अच्छा रुक, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसीलिए बता क्या सीखेगी आज तू? माँ, आप ना मुझे हर तरह के फ्राइड राइस बनाना सिखा दो, अलग अलग, जैसे प्लेन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस और भी सारे। क्यों, कहीं ढाबा खोलना है क्या जो इतने टाइप के फ्राइड राइस बनाना सीखना है? नहीं माँ, एक जैसा खा खा के बोर हो जाऊंगी, इसलिए अलग अलग सिखाना। जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद तेरी तरह हो, मर जाएगी इतने चावल खाकर। आप सिखाओगी या नहीं? पहली बार कोई काम करने को बोला, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? जूही अपनी माँ से हर तरह के फ्राइड राइस बनाना सीख लेती है, और जब भी उसका मन करता वो फ्राइड राइस बनाकर खा लेती। ऐसे ही समय गुजरता जाता, और समय के साथ जूही की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। कुछ समय बाद उसकी शादी एक पूरब नाम के लड़के के साथ हो जाती है। शादी के बाद एक सुबह जूही की सास लता उसके कमरे में आकर उसे बोलती है, बहू, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, पूरब को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जी माँ जी, बना तो लूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या पसंद है। कोई बात नहीं बहू, तू प्यार से जो भी बना देगी हम सभी वो खा लेंगे। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। लता के जाने के बाद जूही किचन में नाश्ता बनाने में लग जाती है, और कुछ समय बाद लता मंदिर से घर पर वापस आती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है, बहू, नाश्ता टेबल पर लगा दो और पूरब को भी बुला दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। वैसे क्या बनाया है बहू आज नाश्ते में? माँ जी, मैंने आज नाश्ते में पनीर फ्राइड राइस बनाए हैं। चावल बनाए हैं तुमने सुबह सुबह? चलो कोई बात नहीं बहू। ऐसे ही समय गुजरता गया, और लता जब भी जूही से पूछती कि खाने में क्या बना है तो उसका एक ही जवाब होता, फ्राइड राइस। दोनों टाइम तीनों टाइम फ्राइड राइस बनाते बनाते लता भी पक चुकी थी, इसलिए एक सुबह वो जूही को बुलाकर बोलती है, बहू, तुझे तेरी माँ ने कुछ और भी सिखाया है कि नहीं? तुझे कुछ और बनाना आता है या नहीं, ये बता दे तू मुझे आज। माँ जी, मेरी माँ तो मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती थी,
लेकिन मुझे कुछ सीखना ही पसंद नहीं था, इसलिए नहीं सीखा। और मुझे बचपन में फ्राइड राइस बहुत पसंद थे, इसलिए सीख लिया यही बनाना। अरे आग लगे तेरी फ्राइड राइस को, जब से आई है चावल खिला खिला कर मार रही है। बहू, मुझे शुगर है, तू मुझे इतना चावल खिलाएगी तो मैं समय से पहले ही ऊपर चली जाऊंगी। माँ जी, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। एक काम कर तू, अब मेरे लिए कुछ मत बना, मैं अपना खुद ही देख लूंगी। लता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होने के बाद अपने लिए कुछ बनाने किचन में जाती है। कुछ देर बाद पूरब ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि लता किचन में खाना बना रही होती है। उसे देखकर पूरब बोलता है, माँ, आज आप खाना बना रही हो? क्यों? जूही कहाँ है? होगी अपने कमरे में, मुझे क्या पता बेटा। मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि तेरी बीवी को चावल बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। आप परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ जूही से। इतना कहकर पूरब अपने रूम में वापस जाता है और देखता है कि जूही आराम से बैठकर कमरे में टीवी देख रही होती है, जिसे देखकर वो बोलता है, तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो और माँ नीचे खाना बना रही है? ये सब सही नहीं लगता। तो आप मुझ पर ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो खाना बना ही लिया है। अच्छा, तो क्या बनाया तुमने आज? मंचूरियन फ्राइड राइस बनाया है मैंने। यार तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दिन रात बस चावल चावल, तुम थकती नहीं हो क्या? खाने में और भी चीजें होती है जो बहुत अच्छी होती हैं, हमारे शरीर के लिए जरूरी भी होती है। कल से तुम फ्राइड राइस नहीं बनाओगी बस। मुझे कुछ और नहीं आता बनाना, मुझे इसके सिवा कुछ पसंद ही नहीं है। नहीं आता तो सीखो, क्योंकि रोज रोज चावल खाने से हमारे शरीर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। एक दिन जूही अचानक से बेहोश हो गई। पूरब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है, ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या? खाती है ना सर, दिन रात सुबह शाम बस चावल, यानी फ्राइड राइस। अब समझ में आया। अच्छी डाइट ना लेने का कारण, चावल खाने के कारण इनकी बॉडी में ना खून ना पानी बन चुका है। इनके ना पेट को देखिए, इतना बाहर आता जा रहा है। अरे इतना चावल खाएंगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या? लेकिन डॉक्टर अब क्या होगा? इनको बोलिए कि ये ना ये सब ना खाए। अगर इन्होंने ये सब खाया ना तो ना इनकी जान को खतरा हो सकता है। अरे शौक होता है, लेकिन शरीर भी तो होता है कुछ। शरीर ना इनका है तो इनको ना अपने शरीर को इतना दुख नहीं देना चाहिए, वरना ना बाद में ना पछताती रह जाएंगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए ना मैं आपको ना अभी समझा रहा हूँ, इनके खाने पीने पे ना ध्यान दीजिए, वरना ना मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर की बात सुनकर जूही को अपनी गलती का पछतावा होता है और वापस घर आने के बाद वो सभी से बोलती है, मैंने आप लोगों की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने आप लोगों की बात मान ली होती तो आज मेरी इतनी हालत खराब न होती। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मेरी इतनी हेल्थ इशू कैसे खराब हो गई है। अगर ये बात मुझे पहले समझ आ जाती तो मुझे अपनी पसंद की चीज नहीं छोड़नी पड़ती। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा की गई कोई भी चीज हमें आगे चलकर नुकसान ही देती है। महक एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, जिसे बिना कहे सब कुछ मिल जाता था। लेकिन महक को मेकअप करने का शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था, जो हर वक्त बस मेकअप ही किया करती रहती थी। एक बार महक घूमने के लिए धौलपुर नाम के गांव जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक विनोद नाम के लड़के से होती है, जिसे महक की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक बार महक और विनोद दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं, तो महक विनोद का हाथ पकड़ती है। महक जी, आप ये क्या कर रही है? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? अरे यार विनोद, तुम भी ना बड़े क्यूट हो, बस इतनी सी बात पे डर जाते हो। मैंने हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा मैंने तुम्हें किस किया या तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है? महक जी, ये आप कैसी बात कर रही है हमसे? अरे आपको पता नहीं है, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, हमसे ना आप ऐसी बात मत कीजिए, वरना हम क्या? अरे विनोद जी, आप तो शर्माने लग गए। वैसे आप इतना हम कर रहे हैं तो मुझे भी हम में शामिल ही कर लीजिए ना। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मेरा कि मुझे ना तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ जितने दिन रही हूँ तुमसे बात की है तो मुझे तुम बहुत पसंद आए और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या आप हमारे साथ घर बसाना चाहती हो? अब शादी तुम्हारे साथ करूँगी तो घर तुम्हारे पड़ोसी के साथ थोड़ी बसाऊंगी। तुम ना ज्यादा भाव मत खाओ और अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारा जवाब क्या है। हम आपके साथ घर कैसे बसा सकते हैं? आप तो क्या? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है।
और आप तो हो ही इतनी अच्छी कि आपको जो देखेगा वो पसंद करेगा। जब ऐसा है तो तुम क्यों नहीं पसंद करते मुझे, और तुम ही क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते? महक जी, ये प्यार, शादी, मोहब्बत, इश्क विश्क ये सब ना पिक्चरों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ये एक मिथ्य है। और आप ही बताओ, आप एक शहर में रहने वाली अमीर लड़की हो और आप क्या हमसे शादी करोगी और गांव में रहोगी? नहीं रह पाओगी आप। मैं पेट से ही शहर में रहने की आदत डाल के नहीं आई हूँ, धीरे धीरे ही तो आदत पड़ी है। और रही बात गांव में रहने की, तो वो भी डाल ही लूंगी धीरे धीरे। आप हमारे लिए गांव में रहने की आदत डालने वाली हो? अब मैं तो फुल तैयारी में आई हूँ कि तुम मना कर ही ना पाओ, और ना ही मैं मना करने का कोई कारण छोड़ू तुम्हारे पास। अब बताओ, मुझसे शादी करोगे? हम तो बस अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन आपका तो पूरा परिवार है। आप अपने माँ पिताजी को क्या कहोगी? वो हमारी शादी के लिए मानेंगे क्या? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है, और अगर एतराज होगा भी तो मैं उनकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि लाइफ मेरी है, तो अपनी लाइफ के बारे में फैसला लेने का हक भी मेरा ही है। लेकिन आप अपने माँ बाप को ठेस पहुँचाकर हमसे शादी करोगी तो हमें भी बुरा लगेगा ना। देखो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। वो भले ही हमारी शादी के लिए मना कर दे, लेकिन कुछ समय बाद वो मान ही जाएंगे और हमसे मिलने भी जरूर आएंगे। और अब तुम ना ज्यादा तेज मत बनो, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। विनोद भी कहीं ना कहीं महक को पसंद करता था, इसलिए वो भी महक से अपने दिल की बात कह देता है। और जब दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं तो विनोद की माँ शादी के लिए मान जाती है, लेकिन महक के घर वाले नहीं मानते और साफ मना कर देते हैं। लेकिन महक अपने घर वालों की बात नहीं मानती और बिना कुछ बताए विनोद के गांव जाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद महक के घर वाले उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। जिसके बाद अब महक विनोद के साथ ही रहा करती। कुछ दिनों बाद महक ऑनलाइन मेकअप का बहुत सारा महंगा महंगा सामान मंगवाती है। तो इतना सब देखकर महक की सास यशोदा चौंक कर कहती है, बहू, इतना सब किस लिए मंगवाया? हम किसी शादी में जा रहे हैं क्या, जो तूने ये सब मंगवा लिया? और सब एक जैसे ही दिख रहा है, कहीं तू कोई दुकान तो नहीं खोलने वाली? माँ जी, मैं कोई मेकअप की दुकान नहीं खोल रही, और ना ही ये सब एक ही है। कंटूर, ब्लश, आई शेडो और मेकअप का सारा सामान है। देखकर तो पता चल गया कि ये सब मेकअप का ही सामान है, लेकिन ये हमारे घर क्यों? क्या तू गांव में कोई पार्लर खोलने का सोच रही है? माँ जी, आप भी क्या कुछ भी बोले जा रही हैं? ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ। मेरा आधे से ज्यादा मेकअप का सामान तो मायके भी रह गया, और जो लाई हूँ वो भी खत्म हो गया। बहू, लेकिन इतना सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? इतना तो हमारे घर में राशन नहीं आता, जितना तूने शक्ल को सुधारने का इतना सामान मंगवाया है। उतने में तो हमारा घर सुधर जाए। माँ जी, शक्ल तो मेरी पहले से ही सुधरी हुई है। ये तो मैंने शक्ल पर कारीगरी के लिए मंगवाया है। शादी के बाद तो लड़की को और भी अच्छे से बनकर रहना चाहिए। बहू, 400-500 रुपए हम गरीब के लिए बड़ी बात होती है। अभी इतने में मैं महीने भर की दाल ले आती, लेकिन तूने आसानी से इतने पैसे उड़ा दिए। माँ जी, आपको किसने कहा ये 400-500 का है? इतने का ही तो लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा 700 का होगा, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। माँ जी, ये सब 13,000 का है, और अभी बहुत से सामान रह रहे हैं, धीरे धीरे वो भी ले आऊंगी। हे भगवान, थोड़ा सा भी दिमाग है क्या तेरे अंदर? ये कहाँ से लाई? इतने पैसे किसने दिए तुझे? माँ जी, वो विनोद जी के रखे थे ना पैसे, तो मैंने ले लिए। हे भगवान, मेकअप वाली बहू कहाँ से आ गई इस गरीब के घर में? अरे बहू, हम पाई पाई जमा कर रहे हैं ताकि हम अपना घर ले सके, और तूने एक ही बार में सब उड़ा दिया। यशोदा महक को बहुत सुनाती है, उस पर गुस्सा करती है। एक दिन महक घर के काम में लगी होती है और विनोद की बहन शिवानी महक के कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नज़र महक के मेकअप के सामान पर जाती है और शिवानी महक के काजल को उठाकर उसको लगाने लगती है, लेकिन वो उससे टूट जाता है। तभी वहाँ महक आ जाती है। उससे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छेड़ने की?
भाभी वो क्या वो लगा रखा है? अरे तुम्हें पता भी है वो काजल कितना महंगा था? अरे किसने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में घुसने के लिए? पर भाभी मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो मैं बस लगा के देख रही थी। तुमने अपनी शक्ल देखी है जो मेरा काजल लगाने चली थी? अरे पूरे 1500 रुपए का काजल था वो। अब कहाँ से लाऊं मैं वो काजल, बताओ? घर में शोर सुनकर विनोद और यशोदा वहाँ आते हैं और यशोदा बोलती है, अरे बहू क्या हो गया, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ जी देखिए, मेरा इतना महंगा काजल शिवानी ने तोड़ दिया, अब क्या लगाऊंगी मैं? क्या एक काजल के लिए तूने इतना शोर मचाया है और शिवानी को डांट रही है? हाँ महक जी, आपने इतनी छोटी बात के लिए शिवानी को कितना कुछ कह दिया। अरे आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अरे माना आज हमारी औकात नहीं है इतना महंगा सामान लेने की, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि आपको और हमारे परिवार को हम खुश रख सके। हाँ बहू, और तूने एक काजल के लिए न जाने कितना गलत बोल दिया। महक एक गरीब घर की बहू तो बन गई थी, लेकिन हरकतें अब भी उसकी अमीरों वाली ही थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विनोद की नौकरी चली जाती है और घर में कहीं से भी 1 रुपया नहीं आता। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर महक जी आपने थोड़े पैसे बचाए होते, उड़ाए नहीं होते, तो कम से कम आज हमारे खाने के लिए पैसे तो होते। लेकिन आपके महंगे मेकअप के चक्कर में हम गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। हाँ माँ जी, आपने और विनोद जी ने सही कहा था, मुझे माफ कर दो। मैंने विनोद से प्यार तो किया लेकिन कभी उनकी बीवी नहीं बन पाई। लेकिन मैंने इतना महंगा महंगा मेकअप खरीदकर आपको परेशानी दी, तो अब मैं यही सब बेचकर आपकी परेशानी हल करूंगी। महक अपना सारा मेकअप का सामान बेचकर विनोद की एक दुकान खुलवा देती है और फिर महंगा मेकअप भी छोड़ देती है। लेकिन जब विनोद अच्छा कमाने लग जाता है तो वो महक को तोहफे में महंगा वाला मेकअप गिफ्ट करता है। सुधा अपनी बेटी दिशा के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। सुधा को खाना बनाना बहुत पसंद था और वो अपनी बेटी दिशा को भी खाना बनाना सिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुधा को उसके मायके से कॉल आता है और सुधा टेंशन में अपनी बेटी दिशा से कहती है, दिशा तेरी नानी का कॉल आया था, हम दोनों को बुला रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं चली जाऊँ फिर तू बाद में चली आना। अभी तेरी परीक्षा चल रही है ना, इसीलिए तुझे नहीं ले जा सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप जाओ, मैं घर का और खुद का ख्याल रख लूंगी। वैसे भी आप मेरी वजह से यहाँ रुक जाओ ये भी सही बात नहीं है ना। मैं मेरी परीक्षा खत्म होते ही गांव आ जाऊंगी। ठीक है, तो तू मेरा सामान पैक कर दे, मैं कुछ और सामान लेकर आती हूँ। गांव में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हैं, इसीलिए यहीं से लेकर जाना पड़ता है। माँ आप बिना सामान के जाओ, मैं जब आऊंगी ना तब लेते आऊंगी। आपको इतना सामान लेकर जाने की क्या जरूरत है, मैं तैयारी करती हूँ यहाँ की। तब तक आप कुछ बना कर खा लो जो रास्ते में काम आएगा। हाँ वही सोच रही थी, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाऊंगी। अगर रास्ते में कुछ नहीं मिल जाता तो क्या खा लूंगी। वैसे भी गांव पहुंचकर ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। माँ आपको गांव का खाना बहुत पसंद है, तो किसी को शहर से गांव लेकर क्यों नहीं आ जाती, ताकि आपको हर रोज गांव का खाना खाने को मिले। पगली, मैं भी गांव की ही बेटी हूँ, लेकिन मेरी शादी शहर में हो गई है, इसलिए अब शहर का खाना खाते खाते गांव का खाना बहुत याद आता है, बस और कुछ बात नहीं है। वैसे भी ऐसे बीच में अगर ब्रेक मिलता रहेगा तो अच्छा लगता है। चल अब मेरे कपड़े पैक कर दे, बातों में लगा देती है। दिशा अपनी माँ का सारा सामान पैक कर देती है और अपनी माँ को रेलवे स्टेशन छोड़कर घर वापस आ जाती है। अब सुधा अपना सफर तय करते हुए अपने गांव सहारनपुर पहुंचकर देखती है कि उसकी माँ उसके इंतजार में खड़ी है। अपनी माँ को ऐसे इंतजार करते देखकर सुधा अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है, माँ कैसे हो आप? बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। बस करो माँ, आप कितना रोगी, रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी क्या आप? तुझे लगभग 10 साल बाद देख रही हूँ। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। अब जाकर तू मेरे सामने खड़ी है। चल अंदर चल, सभी लोग तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे भैया भाभी, और ये छुटकी कितनी बड़ी हो गई है। अरे वाह, सच में कितने सालों बाद मिले हैं हम। आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बुआ काहे गांव आने में इतनी देर लगा दी? आपको गांव की याद नहीं आती का? हम सब ही आपको बहुत याद करते थे। अरे रे, कितना बोलती है।
अरे रूपा, अभी तो आई है बुआ, कुछ देर आराम करने दो। सारे सवाल आज और अभी कर लेगी क्या? जाकर पानी ले आ अपनी बुआ के लिए। आजा सुधा, बैठ। वाह अम्मा, घर को काफी अच्छा बनाया है आपने। आप लोगों को देखकर लग ही नहीं रहा। देखो तो कितने अच्छे से घर को सजाया है। ये सब रूपा का काम है। दिन भर घर को सजाती रहती है, फिर सब देखकर हमसे पूछते रहते हैं ये ठीक है या नहीं। अरे कहाँ गई रूपा? पानी क्या कुएं से निकालने गई? जल्दी लेकर आ। उमा अपने भाई और भाभी और माँ से मिलकर बहुत खुश थी। ऐसे ही बात करते हुए कब समय बीत जाता है उन्हें पता नहीं लगता। कुछ घंटों बाद जब रूपा खाना बनाकर सभी को खाना देने लगती है तो खाना खाते हुए सुधा कहती है, अरे वाह, बहुत सालों बाद गांव का खाना खा रहे हैं। मुझे तो बहुत साल हो गए गांव का खाना खाए हुए। और रूपा, तूने कितना टेस्टी खाना बनाया है। तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है। बुआ, हम तो बहुत कुछ बना लेते हैं। वो कहाँ है ना, कौन हमारी तारीफ नहीं करता है। आप ही हो जो आज हमारी इतनी तारीफ कर रही हो। का रे रूपा, काहेले इतना बोलती है? जाकर दाल लेकर आ। तुम्हारा हाथ का सबसे अच्छा ऊका का बोलते हैं। डिश बोलते हैं बाबा, अब ही लात है हमरा हाथ का स्पेशल डिश। खाकर देखना बुआ, तोहरा शहर का दाल भूल जाओगी। अरे वाह, इतना टेस्टी खाना बनाती है। अगर मुझे अच्छा लगा ना तो मैं तुम्हारे दाल की रेसिपी ले जाऊंगी और शहर में बनाऊंगी और खाऊंगी भी। का बुआ, तुम भी ना हमको बहुत शर्मिंदा कर देती हो। खाना खाओ, हम अभी दाल लेकर आते हैं। हाँ, रूपा बिटिया बहुत ही खास दाल बनाती है। हमको तो बहुत पसंद है उनके हाथ की दाल। पता ना क्या डालती है दाल माँ। का डालेगी? बस अपनी पटर पटर और अपने लोगन का प्यार। और सुधा, तुम्हारी बिटिया काहे नहीं आई? वो भी बहुत ही बड़ी हो गई होगी ना। वो अपनी परीक्षा खत्म होने के बाद आएगी। बस 2 दिन की बात है। उसकी परीक्षा खत्म होते ही वो आ जाएगी। का आपकी बेटी ओ हमरे मतलब दिशा दीदी आ रही है ना, हम अपना पूरा गांव घुमाएंगे, देख लेना। और हम भी शहरिया जैसे लड़की की तरह ना फिटफाट बन जाएंगे। रूपा की बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं। हंसी मजाक में 2 दिन गुजर जाते हैं और अब दिशा भी अपने ननिहाल जाने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। दिशा को लेने उसके मामा मामी, नानी और माँ रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे और घर में रूपा अपनी शहरी पोशाक पहनकर अपनी बड़ी बहन दिशा का इंतजार कर रही थी। सभी घर पर पहुंचकर रूपा को देखकर दंग रह जाते हैं। तभी उमा देवी रूपा से कहती है, हे भगवान, ये क्या पहनी हो तुम? कैसे जोकर की तरह दिख रही हो। जाओ जाकर कपड़े बदलो, बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिख रही हो। का बात करत हो दादी, हम पे तो सब जचता है। हमको मालूम है हम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। और बताओ दिशा दीदी, कैसे लग रहे हैं हम? बहुत अच्छी लग रही हो, सब कुछ ठीक है, बस तुम्हारा टॉप थोड़ा कलरफुल हो गया। अच्छा, हम खुद ही ढेर सारा फुल वाला टॉप लिए हैं, हमको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वैसे आप काहे अपने शहर के कपड़े नहीं पहने? आपको देखने के लिए तो हम कब से बेसब्र थे, लेकिन आप तो फुल गांव के लुक में आए हो। हाँ, मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना अच्छा लगता है और मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। बस बहुत बात हो गई, बाकी बातें बाद में कर लेना। अब दिशा को मुंह हाथ धो लेने दे, भूख भी लगी होगी इसे। हाँ बिटिया? हाँ नानी माँ, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन आपने क्या बनाया है खाने में ये तो बता दीजिए पहले। हमने बनाया है आज का पूरा खाना, दाल भात और सब्जी। और दाल ना हमरे हाथ का खा कर देखो, मजा आ जाएगा आपको। हाँ जरूर खिलाओ, तभी तो पता लगेगा ना कि कैसा बना है। तुम्हारे हाथ का दाल चावल पहले टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी। ओहो, अब आपको हम सिखाएंगे दाल कैसे बनती है। वाह, हम गांव के हैं और आप हमें खाना बनाना सिखाओगे। दिशा रूपा की बात को सुनकर हंसते हुए अंदर चली जाती है और फ्रेश होकर खाना खाने लगती है। खाना खाकर दिशा सबके साथ बैठकर बातें करते हुए रूपा से कहती है, रूपा दाल अच्छी बनी थी, लेकिन उसमें हींग की कमी थी। अगर हींग डाल देती तो खाने में मजा ही आ जाता। सच बताऊं तो दाल ज्यादा गल गई थी, बाकी नमक मसाला तो सब ठीक है। ए दादी सुनत हो, का बोल रही है तुम्हारी नातिन? बोल रही है हमको दाल बनानी नहीं आती। लो
अब हमको शहर के लोग सिखाएंगे खाना बनाना। दिशा दीदी, आपको खाना बनाना आता है का, जो आप हमको बता रही हो? शायद आता है, शायद नहीं भी आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हूँ। शायद तुम्हारे खाने से कम स्वादिष्ट बनता हो। अरे दिशा दीदी, दिल काहे छोटा कर रही हो? आज रात को अपने हाथ का खाना बनाकर सबको खिला दो। हमारे साथ घर वालों को भी पता चल जाएगा आप कैसा खाना बनाती हो। ये क्या बात कर रही हो रूपा? दिमाग में कुछ हो है कि नहीं? और अम्मा क्या है, आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो ये रूपा को? अरे भैया, दोनों बहन की बात है। अगर दिशा खाना बनाना चाहे तो बना सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये लो, बात बिल्कुल साफ हो गई। अब का है, चलो दिशा दीदी, आज रात तुम और हम मिलकर खाना बनाते हैं, अपना अपना, और सबको टेस्ट करवाते हैं कि क्या बोलती हो आप। ठीक है, फिर बता दो कि क्या क्या बनाना है खाने में, ताकि मैं अभी से तैयारी कर सकूं, सोच सकूं और कि मुझे खाना कैसे बनाना है। दिशा और रूपा के बीच अब गांव वर्सेस शहर की दाल की बात हो गई। अब दोनों बहनें दाल चावल बनाती हैं। दोनों मिलकर अपना अपना खाना सभी के सामने रख देती हैं। सभी लोग दिशा का बनाया हुआ खाना टेस्ट करते हैं। तभी संतोष बोलता है, वाह, मजा आ गया खाकर। क्या दाल बनी है दिशा बेटा, इतना स्वाद आज से पहले हमने तो कभी नहीं खाया। हमको भरोसा नहीं हो रहा है, लाओ हम भी चक्कर देखें कैसी बनाई है दाल। रूपा जब दिशा के बनाए दाल टेस्ट करती है तो वो भी शहर की दाल की फैन हो जाती है। गांव वर्सेस शहर की दाल में अब जीत शहर की दाल की होती है, जो दिशा ने बनाई हुई थी। ये कहानी है वैष्णवी नाम की लड़की की, जो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की होती है। वो हर किसी की मदद करती है और सबके साथ दयालु व्यवहार रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी बाजार में सब्जियां ले रही थी कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वैष्णवी बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है और वो देखती है कि वो बूढ़ी औरत बारिश में भीग रही है और नीचे जमीन पर बैठी केले बेच रही है। कि तभी वैष्णवी उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे कहती है, अम्मा ये केले कैसे दे रही हो? बिटिया, 1 दर्जन 40 रुपए के हैं। अम्मा अगर मैं सारे ले लूं तो आप कितने भाव लगाओगी? बूढ़ी औरत जमीन पर रखे केले को गिनने लगती है कि तभी वैष्णवी जमीन पर रखे सारे केलों को अपने बैग में रख लेती है और अपने पर्स में से पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत वैष्णवी के सर पर अपने दोनों हाथों को प्यार से फेरते हुए उससे कहती, बिटिया, भगवान तेरा हमेशा ही भला करे, तुझे हमेशा खुश रखे। और कुछ देर बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। वैष्णवी उन केलों को लेकर अपने घर आ जाती है। इतने सारे केले देखकर वैष्णवी की माँ सरला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये सब क्या है? इतने सारे केले क्यों लेकर आई है तू? तुझे सब्जी लेने भेजा था या फल लेने? वैष्णवी अपनी माँ सरला को बताती है कि कैसे एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगकर केले बेच रही थी, जिस वजह से उसने वो सारे केले खरीदकर उसे घर भेज दिया। ये सुनकर सरला कहती है, अच्छा, वो बूढ़ी औरत मर रही होती तो क्या तू उसे हॉस्पिटल भी लेकर जाती? तेरी इसी आदत के चक्कर में हम रोड पर ही आ जाएंगे। ज्यादा ही दानी बाबा हो गई है तू, जो हर किसी को कुछ न कुछ देकर आ जाती है। और अब मैं क्या करूँ इस केले का? दिन रात अब इसी की सब्जी बनाऊं? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने उनकी मदद ही की है और किसी की मदद करना कोई गलत काम तो नहीं है। हाँ, तुझे कहाँ कुछ गलत लगता है? तुझे तो सब ठीक ही लगते हैं इस दुनिया में। तू ही देवी है जो सबका भला करने में लगी है। पता नहीं शादी के बाद क्या कैसे करेगी। यही हाल रहा ना तो सास तुझे अगले ही दिन घर से निकाल देगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी अपनी दोस्त अंजलि के साथ बाहर घूमने जा रही थी। तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है, जो भूख के कारण बहुत ज्यादा रो रहा था और हर किसी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था। कि तभी वैष्णवी की नजर उस पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसे कुछ पैसे देती है और पास के ही ढाबे से उसे खाना खिलाती है। ये देखकर वैष्णवी की दोस्त अंजलि उससे कहती है, अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये दया की देवी बनकर इतने पैसे तू इस भिखारी पर खर्च कर रही है? क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी और उसकी हालत देखकर सच में लग रहा था कि जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो। अरे नहीं खाया तो तुझे क्या करना है? तू क्यों देवी बनकर अपना सारा पैसा उस भिखारी पर लुटा रही है?
अंजलि की बातों का वैष्णवी पर कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और वैष्णवी की शादी उदय नाम के लड़के से होती है। एक दिन वैष्णवी रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास मेघना वहाँ आती है। मेघना देखती है कि सिंक में कुछ झूठे बर्तन पड़े हैं, जिसे देखकर मेघना वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, बहू क्या बना रही है? खाना बनाने से पहले ही बनाना शुरू कर दिया और ये झूठे बर्तन ये नहीं दिखाई दे रहे तुझे? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस कर ही रही थी। ठीक है, मैं पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। ये अब मुझे नहीं पता, सबके नाश्ते का समय हो गया है, जैसे करना है कर, 10 मिनट में खाना बस चाहिए मुझे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन वैष्णवी के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वैष्णवी से कहती है, वैष्णवी, क्या तुम्हारे पास थोड़ा आटा होगा? वो क्या है ना, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लंच बॉक्स में रोटी रखने के लिए आटा नहीं है, सुबह ही खत्म हो गया। विमला की ये बात सुनकर वैष्णवी अपने रसोई में से एक कटोरी में आटा लाती है और उसे दे देती है। वैष्णवी आटा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर मेघना आ जाती है और ये सब देखकर वैष्णवी के पास जाकर उसके बालों को खींचते हुए कहती है, क्यों री, मेरा राशन दे रही है? तेरी माँ यहाँ भर भर के गई है क्या राशन, या तेरा बाप जो तू ऐसे दान कर रही है मेरे खाने को? बहुत बड़ी देवी है जो घर का राशन दान कर रही है। मेरे बाल छोड़िए माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा, माफ कर दीजिए माँ जी। वैष्णवी की सास की ये हरकत देखकर विमला मेघना के पास जाकर कहती, अरे ये क्या कर रही हैं आप? भगवान के लिए उसे छोड़ दो, लीजिए अपना आटा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रही, लेकिन आप अपनी बहू को छोड़ दो, इस तरह की हरकत मत कीजिए। अब तो विमला सारे मोहल्ले में इस बात को बता देती है कि वैष्णवी की सास मेघना उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मेघना अपनी बहू वैष्णवी से कहती है, सुन बहू, मुझे नहाना है तो पहले मेरे लिए गर्म पानी कर दे बाथरूम में। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्म पानी करके बाथरूम में रख देती हूँ। कुछ देर में वैष्णवी पानी को गर्म करके बाथरूम में रख देती है और अपनी सास मेघना के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने पानी बाथरूम में रख दिया है, आप जाकर नहा लीजिए। मेघना बाथरूम में जाती है और बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी रखी हुई थी और मेघना गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाए बिना ही उसमें अपना हाथ डाल देती है और मेघना का हाथ जल जाता है। वो बहुत तेज चिल्लाती है और अपनी बहू वैष्णवी को आवाज देती है। सास की आवाज सुनकर वैष्णवी बाथरूम में आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, क्या हुआ माँ जी, अब ठीक तो है ना? गरम जली तो मुझे इस गरम पानी में जलाकर मारना चाहती थी ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। मेघना अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उस गर्म पानी की बाल्टी में डाल देती है। काफी देर तक हाथ उसका उसी में डुबोए रखती है। वैष्णवी बहुत तेज चिल्लाती है, माँ जी मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की, माँ जी मेरा हाथ। वैष्णवी के चीखने और चिल्लाने की आवाज अब मोहल्ले में जा रही थी। अब मोहल्ले के काफी लोग उनके घर में आ गए थे और आपस में बातें बनाकर बोल रहे थे, अब मेघना का अपनी बहू के प्रति अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, अब हम सब ये और नहीं देख सकते। क्यों भाइयों बहनों, हमें पुलिस को बुलाना ही चाहिए। कुछ देर में मेघना के घर पुलिस आ जाती है। मेघना से सवाल जवाब करने लगती है। वैष्णवी भी डर के मारे सिसक रही थी। पुलिस वाला वैष्णवी के पास जाकर कहता है, आईपीसी की धारा 498 के तहत ससुराल वालों द्वारा किया गया कोई भी अत्याचार कानूनी जुर्म है, जिसके कारण अभी हमें आपकी सास मेघना को गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस की ये बात सुनकर वैष्णवी अपनी सास की गलतियों को माफ करके और घर की इज्जत को बचाने के लिए पुलिस से कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब हमारे घर का आपसी मामला है। माँ जी के हाथ से ये बाल्टी गलती से गिर गई थी, जिससे मेरा पूरा हाथ जल गया और मैं चिल्लाने लगी और मोहल्ले वालों को लगा कि मेरी सास मुझ पर अत्याचार कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई बात ही नहीं थी तो क्यों हमें बुलाकर हमारा टाइम खराब किया? इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे करके भीड़ भी खत्म होने लगती है, लेकिन विमला वहाँ से नहीं जाती और मेघना के पास आकर उससे कहती है, देख, तूने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया, लेकिन तेरी बहू ने फिर भी तेरा साथ दिया और तुझे पुलिस से बचाया। तेरी बहू किसी देवी से कम नहीं है, इसकी कद्र कर, हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती है। मनोज नाम का आदमी अपना राशन कार्ड लिए गमछे से मुंह को ढके हुए सुबह सवेरे जाकर राशन की लाइन में लग जाता है।
और राशन लेने के लिए सरकारी राशन की दुकान पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। तभी मनोज के पीछे खड़ी औरत उससे कहती है, अरे भाई साहब जरा सुनिए तो, मुझे आगे आने देंगे? 12 बजने को आए हैं, मुझे राशन लेकर बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। बहन जी, मेरे भी बच्चे घर पर रो रहे हैं, ऊपर से इतनी लंबी लाइन है, मैं भी खड़ा हूँ ना, थोड़ा सब्र कीजिए, आ जाएगा नंबर। वैसे भाई साहब आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है, थोड़ा अपना गमछा हटाएंगे? अरे बहन जी, इतनी कड़ी धूप है, ऐसे कैसे गमछा हटा दूं? अरे बातों में नंबर भी आ गया। तभी मनोज अपना राशन कार्ड दिखाकर दुकान से राशन तुलवाकर बोरी में भरता है और कंधे पर बोरी ढोते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर चलने पर वहाँ बड़ी सी कार आकर उसके पास रुकती है। वो राशन को कार में डालकर खुद भी उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर उस राशन को गाड़ी में से उठाकर घर ले जाता है और मनोज भी अंदर जाता है। तो घर के बड़े से हॉल में चाय पी रही उसकी पत्नी सुरमई कहती है, ले आए राशन, अब तो ये गमछा अपने मुंह से हटाइए, आपका ही घर है ये। तभी मनोज गमछा उतार कर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, बढ़ते समय के साथ साथ तो राशन की लाइन भी लंबी होती जा रही है भाग्यवान। अरे अब फ्री का राशन के लिए थोड़ी मेहनत तो लगनी ही है ना। जब राशन कार्ड बना है तो राशन घर तक लाने में दिक्कत क्या है, कम से कम पैसे तो बचते हैं। वैसे भी इतनी महंगाई है, गरीब तो गरीब, अमीर भी बचत नहीं कर पाते। सही कह रही हो, राशन कार्ड होने का कुछ तो फायदा है। चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर गैराज के लिए निकलूंगा। इतना कहकर वो अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे में चला जाता है। मनोज एक गैराज का मालिक था और कई लोगों को उसने अपने गैराज पर काम के लिए रखा हुआ था। साथ ही उसके पास बड़ा घर और गाड़ी भी थी। इतना अमीर होने के बाद भी वो लाइन लगाकर हर महीने सरकारी राशन लेने जाया करता था, क्योंकि उसके पास राशन कार्ड जो था। लेकिन उसके आस पड़ोस के लोगों को पता ना चले, इसीलिए वो गमछे से अपना मुंह ढककर राशन लेने जाया करता था। एक रोज मनोज के मोहल्ले में रहने वाली चंपाकली उसके घर आती है। अरे चंपाकली, तुम यहाँ? अरे आप लोग खाना खा रहे हो ना, और देखो ना मेरे घर में तो अभी खाना बना भी नहीं है। अरे किस काम से आई हो, ये तो बता दो। अभी तो सब्जी में डालने के लिए हरी मिर्च लेने आई थी, लेकिन आप अमीर लोगों के खाने की खुशबू के कारण मेरे तो पेट में गुड़गुड़ होने लगी। ओहो सुरमई, बैठी क्या हो, उसे हरी मिर्च दे दो, वरना यहीं खाने बैठ जाएगी। मनोज बोल ही रहा था कि तभी चंपाकली उनके साथ खाने के लिए बैठ जाती है और चावल को देखते हुए कहती है, हाय दैया मनोज भैया, वैसे तो बहुत अमीर हो, तुम्हारे घर में तो बासमती वाले लंबे लंबे चावल की महक आनी चाहिए, लेकिन ये चावल तो टुकड़ी वाले और कितने छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे चावल तो सरकारी राशन में मिलते हैं। अरे चंपाकली, पागल हो गई है क्या? हम क्यों राशन के चावल खाने लगे? ये तो मेरी सास ने गांव से भेजे हैं। आज इनका मन बहुत कर रहा था तो बस इसीलिए बना दिए। अच्छा वही तो, वैसे भी आप लोगों के पास तो राशन कार्ड भी नहीं होगा। खैर अभी बैठ गई हूँ तो पेट पूजा कर ही लेती हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? होगा भी तो, तुम कौन सा खाने पर से उठ जाओगी? हाँ ये तो सही कहा आपने, आप लोग क्या रुक गए? खाइए खाइए खाना। इतना कहकर वो फटाफट खाना खाने लगती है। समय बीतता है, ऐसे ही मनोज हर महीने राशन की दुकान से राशन लाता ही रहता। एक रोज वो अपनी कार में बैठकर गैराज जा रहा था, तभी रास्ते में सुरमई का कॉल आता है। क्या हुआ, अभी तो मैं गैराज भी नहीं पहुंचा, फोन क्यों किया? वो इस महीने का राशन 2 दिन पहले ही दुकान पर आ गया। दूध लेकर लौट रही थी तो राशन की लाइन देखी मैंने। इससे पहले कि राशन खत्म हो जाए आप जाकर ले आइए। ओहो ठीक है, फोन रखो, मैं राशन लेकर आता हूँ। राशन कार्ड कार में ही रखा हुआ है मैंने। ठीक है। सुरमई कॉल कट कर देती है और मनोज कार को राशन की दुकान की तरफ मोड़ लेता है। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुंचकर रुमाल से अपना मुंह ढककर राशन के लिए लाइन लगा लेता है। राशन लेने की जल्दी में वो ये भूल जाता है कि इतनी लंबी लाइन में अकेला वही था जो चमकदार शर्ट, पैंट और बूट पहने राशन के लिए खड़ा था। लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी लाइन में खड़ी एक औरत चंपाकली से कहती है, अरे चंपाकली, ये कौन आदमी है जो नए कपड़े पहनकर ही राशन लेने चला आया? कपड़ों से तो अमीर जान पड़ता है। सही कह रही हो तुम, वैसे ये शर्ट तो कहीं देखी देखी लग रही है। छोड़ो ना, हमें क्या। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, ये होगा तो हमारे मोहल्ले से ही ना। दोनों बात कर रही थी कि तभी मनोज का नंबर आ जाता है
और वो राशन कार्ड दिखाकर राशन लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जोर से चीखने के कारण उसका रुमाल खुलकर गिर जाता है और वो जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चंपाकली और मोहल्ले में रहने वाली वो औरत उसे देख चुकी थी। अगले दिन सुरमई गली में सब्जियां लेने लगती है तो वहाँ मोहल्ले की और औरतें भी खड़ी थी। तभी वो औरत ताना देकर कहती है, लो भाई, अमीर लोग ठेले से सब्जियां लेने आ गए। अरे काकी ऐसा क्यों कहती हो? अमीर हूँ लेकिन हूँ तो इंसान ही ना। इंसान नहीं, आप तो महान इंसान हो। और काकी, ये अमीर नहीं, राशन कार्ड वाले अमीर हैं। तुम दोनों ये क्या बात कर रही हो? अरे सुरेखा बहन, तुम नहीं जानती इस सुरमई को और इसके पति को। इतना अमीर होने के बाद भी राशन कार्ड का फायदा उठाकर एक गरीब के हिस्से का राशन लेते हैं ये लोग। हाँ, कल हम खुद मनोज भैया को मुंह पर रुमाल बांधे राशन की लाइन में लगा देखे। हाय दैया, सरकार राशन में अनाज गरीबों के लिए बांटती है और सुरमई तुम अमीर होकर भी राशन उठा रही हो। इतना लालच। सुरमई बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। मोहल्ले वाले सभी मनोज को राशन कार्ड वाला अमीर कहकर बुलाने लगे थे। एक रोज मोहल्ले की औरतें साथ में मंदिर पूजा के लिए पहुँचती हैं, तो देखती हैं कि मंदिर पर भंडारा चल रहा है जो कि मनोज और उसकी पत्नी करवा रहे हैं। तभी वो कहती है, देखो तो, गरीब का राशन इकट्ठा करके ये राशन कार्ड वाले अमीर भंडारा करवा रहे हैं। इनके बारे में इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग मत करो। आप लोग जिन्हें आप सब गरीब का राशन लेने वाले समझते हैं, वो किसी का राशन नहीं हड़प रहे, बल्कि हर महीने यहाँ मंदिर में आकर गरीबों को अनाज दान करते हैं, भंडारा करवाते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से संपन्न नहीं थे। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? यही कि मनोज ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, जब उसके पास कोई काम नहीं था और छोटे से घर में उसके परिवार के 5 सदस्य गुजारा करते थे। राशन मिलने पर उसके परिवार को 2 समय का खाना नसीब होगा, इसीलिए उसने बहुत भाग दौड़ करके राशन कार्ड बनवाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत से आर्थिक हालत सुधरे तो वो संपन्न हुआ और इस तरह गरीबों की मदद करने लगा। पंडित बोल ही रहा था कि तभी मनोज और सुरमई वहाँ आकर कहते हैं, पंडित जी आप भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और आप लोग भी। देखिए, हमें पंडित जी ने सब बताया है, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। सुरमई भाभी, आप भी। हाँ, मैं राशन कार्ड वाला अमीर हूँ क्योंकि मुझे उस राशन की कद्र है। मेरे पास राशन कार्ड है, अगर मैं राशन ना लूँ तो उसकी काला बाजारी हो सकती है, इसीलिए मैं वो राशन लेकर किसी जरूरतमंद को दान कर देता हूँ, क्योंकि एक समय इसी राशन कार्ड के कारण मैंने अपने परिवार का पेट भरा था। सच में मनोज, तुम राशन कार्ड वाले अमीर नहीं बल्कि दिल के भी अमीर हो। इस तरह राशन कार्ड वाले अमीर की सच्चाई सामने आती है, जिसके बाद वो अपने राशन कार्ड का मिला राशन किसी गरीब को दान देकर आ जाता है। साथ ही हर महीने मंदिर पर भंडारा भी करवाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।